हेलो स्टूडेंट। आज हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो फिजिक्स के इस फर्स्ट चैप्टर में हम इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ेंगे और उसके बहुत सारे फिनोमिना हैं जो हम आसपास देखते हैं और उन सबको हम आज डील करेंगे। ठीक है, जैसे फिनोमिना है जो हम लोग आसपास ऑब्जर्व करते हैं, जैसे कि विंटर के दिनों में आप ध्यान दिए होंगे, जब आप स्वेटर पहने हुए होते हैं तो आप जब दोपहर में, जो विंटर के दिनों में दोपहर में थोड़ा सा गर्मी करता है ना, फिर सुबह और शाम ठंड करती है, बट दोपहर में बीच में गर्मी करता है। उस समय जब आप अपना स्वेटर उतारते हो तो एक क्रैकल की आवाज़ आती है ना, एक स्पार्क प्रोड्यूस होता है। आप जब अपने बेड के अंदर होते हो, है ना, बेड ओढ़े हुए रहते हो, तो जब आप बेड पे अपना हाथ इस तरीके से रब करते हो, घुमाते हो, हाथ फिराते हो, तो एक चिंगारी एक प्रोड्यूस होती है ना, और वो एक आवाज़ भी प्रोड्यूस करती है। तो ये सब क्या है और किसके वजह से ये चिंगारी और ये आवाज़ आ रही है? ठीक है, ऐसा ही एक कॉमन एग्जाम्पल है, फिनोमिना देखने को मिलता है जब लाइटनिंग होती है ना, जब बिजली कड़कती है तो कुछ ऐसा ही फिनोमिना होता है। तो इन दोनों में क्या कॉमन है? अभी हमने बोला ये दोनों कॉमन है। कैसे कॉमन है? तो देखिए, इस बात को समझते हैं। क्या होता है कि जब हम गर्मियों में मोटे कपड़े, स्वेटर वगैरह पहने हुए रहते हैं, तो जब ठंड होती है और पहने हुए रहते तब तो ठीक लगता है, अच्छा लगता है। पर उसको पहने हुए हम जब काम करते हैं तो हमारा बॉडी और वो कपड़ा दोनों में फ्रिक्शन होता है, दोनों एक दूसरे को रब करता है, जिसके वजह से हमारे बॉडी में जो चार्ज है वो इस क्लॉथ में आ जाता है या क्लॉथ से इस बॉडी में आ जाता है। ठीक है, और इस वजह से जो पहले दोनों न्यूट्रल था, हमारा बॉडी और ये कपड़ा, ये क्लॉथ और ये हमारा बॉडी जो न्यूट्रल था, ये तो आप जानते ही होंगे कि हर बॉडी में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है, बट इक्वल अमाउंट में होता है, इसलिए उसका इफेक्ट, चार्ज इफेक्ट देखने को नहीं मिलता। बट जब रब करता है ये दोनों बॉडी, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाते हैं या इसमें से इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाते हैं। हम प्रोटॉन की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? प्रोटॉन कहीं नहीं जाता। प्रोटॉन बॉडी में किसी भी बॉडी के प्रोटॉन कहाँ होता है? एटम में। तो एटम में ये जो प्रोटॉन है न्यूक्लियस में फिक्स रहता है, धंसा हुआ रहता है, वो कहीं मूव नहीं कर सकता। इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है। ठीक है, तो इस बॉडी से अगर इसमें गया इलेक्ट्रॉन तो इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, है ना, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, या अगर इसमें से इसमें आया तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और जितना चार्ज गया, निगेटिव चार्ज गया, उतना ही इसमें पॉजिटिव आ जाता है। ठीक है, अब इसमें पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज आ गया। अच्छा, इसमें निगेटिव चार्ज कैसे आएगा? तो इसमें से इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा तो इसमें पॉजिटिव। देखिए, अगर मान लीजिए इसमें 5 इलेक्ट्रॉन और 5 प्रोटॉन है, तो ये बॉडी न्यूट्रल है। ठीक, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया। ठीक, तो 5 से अब 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो 5 प्रोटॉन और 4 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन 4 प्रोटॉन के कारण कैंसल आउट हो जाएगा। 4 इलेक्ट्रॉन और 4 प्रोटॉन का इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा हमें। बट एक प्रोटॉन को कैंसिल करने वाला यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए इस बॉडी में एक प्रोटॉन का जो भी चार्ज होता है वो इसमें देखने को मिलेगा। ठीक, इसमें एक इलेक्ट्रॉन गया ना, पहले तो ये न्यूट्रल था, तो मान लो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन और 6 प्रोटॉन अपना न्यूट्रल दोनों एक दूसरे को कैंसिल किए हुए था। एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया तो उसका इस पर निगेटिव चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन का जो भी निगेटिव चार्ज होता है यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से ये रब, एक दूसरे से फ्रिक्शन होने की वजह से बॉडी में चार्ज आ गया, और जब चार्ज आ गया तो हम जब अपने हाथ लगाते हैं या कपड़ा इस तरीके से उतारते हैं, तो ये कपड़ा हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट पे टच होता है, और क्योंकि ये
रब होते होते चार्ज हो गया था, तो जैसे ही किसी दूसरे पार्ट, बॉडी पार्ट के दूसरे पार्ट पे टच करता है तो ये अपना जो चार्ज है उस बॉडी में उतार देता है, समझे। जैसे अपने हाथ से हम इसे छू दिए तो ये जो इसमें चार्ज था मेरे हाथ में आ गया, ठीक है। तो जब चार्ज मेरे हाथ में आता है तो उस समय स्पार्क प्रोड्यूस होता है। उस समय वो जो इलेक्ट्रॉन जब मेरे हाथ में आता है तो इलेक्ट्रॉन, ये जो कपड़ा जिसमें इलेक्ट्रॉन है, चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, और मेरा हाथ, इन दोनों के बीच में एयर है। तो इलेक्ट्रॉन जब एयर से पास होके आता है तो इस एयर के कारण फ्रिक्शन होता है और जिसके वजह से एक हीट प्रोड्यूस होती है, उसी को एक लाइट प्रोड्यूस होती है, उसी को हम स्पार्क कहते हैं। और वो उसके जलने से एक आवाज़ प्रोड्यूस होती है, उसी को क्रैकल साउंड कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कोई बॉडी निगेटिव चार्ज होगा कब, जब उसमें इलेक्ट्रॉन आएगा, और कोई बॉडी पॉजिटिव चार्ज कब होगा, जब उसमें से इलेक्ट्रॉन जाएगा, ठीक है। तो पहले ये न्यूट्रल था, इलेक्ट्रॉन जाने से या इलेक्ट्रॉन आने से क्या हो गया, चार्ज्ड हो गया, या इसी को हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रीफाइड हो गया। अब देखते हैं इसमें कैसे चार्ज हुआ, समझ लिए। अब देखते हैं लाइटनिंग कैसे प्रोड्यूस होता है। तो देखिए ये बादल है, ठीक है, और ये बादल है, ऊपर नीचे बादल हर जगह है ना, ऊपर में। तो क्या होता है जब एयर बहती है, हवा बहती है, तो हवा बहने की वजह से ये बादल के साथ फ्रिक्शन होता है। हवा और बादल एक दूसरे से फ्रिक्शन करता है, एक दूसरे के साथ रब करता है, इस वजह से ये बादल में कुछ चार्ज आ जाता है, ठीक है, पॉजिटिव आता है या निगेटिव आता है, ठीक है। अब जो भी चार्ज आ जाए वैसे ही इसमें भी कुछ चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव या निगेटिव। तो अगर इसमें पॉजिटिव चार्ज है और इसमें निगेटिव चार्ज है तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा, और जब जाएगा तो हवा से टकराएगा, हवा से टकराएगा तो चिंगारी प्रोड्यूस होगा, जिसको हम लाइटनिंग कहते हैं। बहुत बड़े अमाउंट में प्रोड्यूस होता है, और साथ ही साथ आवाज़ भी प्रोड्यूस होता है, जिसे जो यहाँ पे छोटा सा क्रैकल आवाज़ आ रही थी, वही यहाँ पे एक थंडर की आवाज़ आती है, एक लाइटनिंग की, एक बिजली कड़कती है, कड़कने की आवाज़ आती है। तो जो चीज़ यहाँ पे छोटे अमाउंट में हो रहा था वही चीज़ यहाँ पे बड़े अमाउंट में होता है। यहाँ पे भी लाइट प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रॉन जब हवा से पास होता है तो जलता है ना, यहाँ पे भी होता है। जलने से आवाज़ प्रोड्यूस होती है, यहाँ पे भी प्रोड्यूस होता है, ठीक है। यहाँ पे बोलते हैं स्पार्क प्रोड्यूस हुआ, और साउंड को बोलते हैं क्रैकल साउंड है। यहाँ पे बोलते हैं लाइटनिंग प्रोड्यूस हुआ, है ना, और साउंड को थंडर बोलते हैं, बिजली कड़कना बोलते हैं, ठीक है। तो सेम फिनोमिना है दोनों। एक कॉमन फिनोमिना देखे होंगे कि जब आप दूर के जो किल्ली होता है, नॉब होता है ना, ये है ना, डोर में कुछ इस तरीके से लगे होते हैं ना, तो जब आप इसको टच करते हो तो आपको एक इलेक्ट्रिक शॉक का सेंसेशन होता है, एक फील होता है। ऐसा क्यों होता है? और एक और फिनोमिना है कि जब आप बस पे बैठे हुए हो, बट बस के सीट पे बैठे हुए हो, और जैसे ही जो सामने बस के सीट के बगल में एक रॉड लगी होती है ना, या जो भी एक कंडक्टर को टच करते हैं रॉड को, तो वहाँ पे भी शॉक लगता है। या आप कार में बैठे हुए हो, सीट पे बैठे हुए हो, तो आप गेट को खोलते हो, तो वहाँ पे भी जब अपना हाथ लगाते हो तो वहाँ पे भी शॉक होता है। तो इन तीनों फिनोमिना में ऐसा क्यों होता है, शॉक क्यों लगता है? तो क्योंकि देखिए जब आप चल के आ रहे थे तो आपके पैर जो कारपेट है, अगर धरती पे रब करते हुए जो धरती है उस पे चल के आ रहे हो तब तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जब आप धरती पे चलोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब धरती के साथ आपका पैर का फ्रिक्शन होगा तो आपके पैर में जो भी चार्ज प्रोड्यूस होंगे वो वापस धरती में ही चला जाएगा, क्योंकि धरती इज अ गुड कंडक्टर, है ना।
अर्थ इज अ गुड कंडक्टर। मान लो आपके बॉडी में, आपके पैर में पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हुआ, तो अर्थ उस पॉजिटिव चार्ज को ले लेगा। अभी तो हमने कहा कि पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करता है, तो पॉजिटिव चार्ज को लेगा कैसे? तो पॉजिटिव चार्ज इस बॉडी से इस बॉडी में नहीं आएगा, अर्थ में नहीं आएगा। अर्थ अपना नेगेटिव चार्ज वापस इसके बॉडी में भेजेगा टू न्यूट्रलाइज इट, टू नलिफाई देयर इफेक्ट। ओके, तो इस तरह से नहीं होगा। पर अगर आप कोई रेड कारपेट वगैरह पे चल रहे हो, जो शादी वगैरह में कारपेट बिछाए होते हैं ना, उस पे आप चल रहे हो, तो उससे आपके शूज़ में शूज़ से और उस कारपेट से फ्रिक्शन हुआ, तो आपके शूज़ जो एक इंसुलेटर है उसमें चार्ज स्टोर हो जाता है फ्रिक्शन की वजह से। कारपेट का कुछ चार्ज आपके शूज़ में चला जाता है, या ये भी कह सकते हैं कि शूज़ का कुछ चार्ज, नेगेटिव चार्ज कारपेट में आ गया। अच्छा, ये कैसे डिसीजन ले कि किस में से चार्ज निकलेगा, किस में जाएगा? तो ये डिपेंड करता है उसके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे, किस मटेरियल का किस इलेक्ट्रॉन को पकड़े रखने का कितनी क्षमता है। जिस मटेरियल का इलेक्ट्रॉन को पकड़े रखने की ज़्यादा क्षमता है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की ज़्यादा क्षमता है, उस मटेरियल से इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं। जब भी कोई दो ऑब्जेक्ट, मान लो ए और बी, दो ऑब्जेक्ट है और इन दोनों को रब किए, ए का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन ए के पास ज़्यादा है बी से, तो जब दोनों को रब करोगे तो इलेक्ट्रॉन, ये ए अपना इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, बी अपना इलेक्ट्रॉन देगा। तो डिपेंड करता है, ठीक है, कि किसका ज़्यादा है। तो अगर शूज़ का ज़्यादा है तो कारपेट में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक है। तो इस पे आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है कि किसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होता है, इससे ज़्यादा कुछ क्वेश्चन भी नहीं बनते। देखिए, जो भी आपका क्वेश्चन बनेगा वो ज़्यादातर 99%, खास करके नीट, जेईई या बोर्ड में 99% कंसेप्चुअल होते हैं, कंसेप्ट के बेस्ड होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं पूछ देगा कि बताइए स्केल और रबर को रब किए तो बताइए कि किस में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ये सब बातें अब याद करने की चीज़ है, आपको याद करना पड़ेगा इस क्वेश्चन के लिए कि किसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होता है ना। तो ये इस तरह का ये फालतू सवाल है, ठीक है, याद करने की चीज़ है ना, आपको पता होना चाहिए कि किसकी एफिनिटी ज़्यादा है। तो इस तरह का सवाल नहीं आता है, कंसेप्चुअल होते हैं। आना ही होगा तो इस तरीके से आएगा कि सूज का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है कंपेयर टू अ स्केल, या कुछ कारपेट कंपेयर टू कारपेट, तो जब रब करेंगे तो किस में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो पहले ही आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो जब चलते हैं तो पैर के घर्षण की वजह से, पैर का और कारपेट के साथ घर्षण की वजह से बॉडी में चार्ज आ जाता है। मान लो पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल के कारपेट में गया होगा। अब ये इसके पूरे बॉडी में पॉजिटिव चार्ज आ गया है, अब ये नोब को टच करेगा, नोब को टच करेगा तो इसके बॉडी में से प्रोटॉन निकलेगा क्या? नहीं नहीं नहीं, प्रोटॉन कभी नहीं कहीं जाएगा, इस नोब में से इलेक्ट्रॉन इसके बॉडी में जाएगा टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के इसके बॉडी में जाएंगे, और जब इलेक्ट्रॉन इसके बॉडी में जाएगा तो यहाँ पे शॉक का सेंसेशन होगा, फीलिंग होगा, झटका लगेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, और यही कारण है जब बस पे बैठे होते हैं तो बस बहुत हिलती डुलती है, तो हमारा बॉडी बस के सीट के साथ बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन करता है, तो हमारे बॉडी में अनजाने में पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज स्टोर हो जाता है, और जब हम रॉड वगैरह को पकड़ते हैं तो हमारा सारा बॉडी, सारा चार्ज उस रॉड में चला जाता है या उसमें से हमारे बॉडी में आता है, और तब हमें शॉक का सेंसेशन होता है। तो इस चैप्टर में हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि जब बॉडी में कोई चार्ज आती है तो क्या क्या फिनोमिना दिखाती है। जैसे जब बॉडी में कोई चार्ज आती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, उसके वजह से आसपास एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाते हैं। और इस आगे इस चैप्टर में और आगे एक अगले चैप्टर में, इन दोनों चैप्टर में हम लोग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पे फोकस करेंगे। इसका मतलब कि जब चार्ज रेस्ट होते हैं तो उसके फिनोमिना पे फोकस करेंगे, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के फिनोमिना पे फोकस करेंगे, मतलब जब चार्ज रेस्ट होते हैं तो क्या क्या फिनोमिना करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का मीनिंग क्या होता है?
देखिए, आप क्लास 8 में कुछ इलेक्ट्रिसिटी पढ़े होंगे, जहाँ पे आप पढ़े होंगे कि लाइटनिंग क्या होता है, अर्थिंग क्या होता है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, ये सब पढ़े होंगे आप। और फिर आप 10th में थोड़ा बहुत एक दो चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, वहाँ पढ़े होंगे। दोनों के इलेक्ट्रिसिटी में कुछ अंतर है। आप देखिएगा कि 8 में जितने भी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में जो जो बात किया गया है, सारे के सारे फिनोमिना जो हैं उसमें, सारे के सारे फिनोमिना में चार्जेस रुके हुए थे, है ना। एक बॉडी में चार्ज पॉजिटिव है, एक बॉडी में चार्ज निगेटिव है, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा, इस तरह के देखने को मिले हैं। पर 10th में जब आप आते हो, उसमें जब इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हो, तो वहाँ पे आप देखते हो कि चार्जेस मूव कर रहे हैं। मूव करने की वजह से करंट प्रोड्यूस हुआ, मूव करने की वजह से हीट प्रोड्यूस हुआ, मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ। तो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है फिनोमिना ऑफ चार्जेस, ठीक है, जिसमें हम बहुत सारे फिनोमिना आते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कहने का मतलब ये नहीं कि करंट दौड़ रहा है किसी वायर में, नहीं नहीं। इलेक्ट्रिसिटी कहने का मतलब कि कुछ चार्जेस के फिनोमिना है, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी सिंपल मीन्स जितने भी चार्जेस से रिलेटेड जितने भी फिनोमिना होते हैं चार्जेस का, वो सब इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आ जाता है। अब जैसे कि कोई बोले कि मुझे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कुछ बताओ, तो इसका मतलब वो क्या कहना चाहता है, वो यह कहना चाहता है कि चार्जेस के क्या क्या फिनोमिना है, चार्जेस जब रुका हुआ है तो क्या क्या काम करेगा, चार्जेस जब मूव कर रहा है तो क्या क्या फिनोमिना दिखाएगा। तो दो तरह के होते हैं चार्जेस के, दो फिनोमिना होता है। जब रुका हुआ होता है तो वो उस समय हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, और जब चार्जेस मूव करता है तब जो जो फिनोमिना दिखाता है उस फिनोमिना को डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। मतलब कि अगर हम ये कहें कि लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ये सब वगैरह वगैरह, चार्जेस यहाँ से यहाँ निकल के आए, स्पार्क प्रोड्यूस हुआ, है ना, तो ये सब फिनोमिना स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के अंडर में आता है। और करंट प्रोड्यूस हुआ, चार्ज के मूव करने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ, तो ये सब फिनोमिना डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी के अंतर में आते हैं, ठीक है। और ये दोनों स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का और डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी का जो फिनोमिना है, दोनों इलेक्ट्रिसिटी के अंदर में आते हैं। तो ये है, आपको जब कोई बोले इलेक्ट्रिसिटी वर्ड तो मन में आना चाहिए कि क्या है इसका मीनिंग, ठीक है। आगे देखते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज पे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की शुरुआत कहाँ से हुई, तो ये लगभग अबाउट 1600 बीसी में भी, 1600 बीसी में ही चार्जेस वगैरह के फिनोमिना कुछ देखने को मिलने लगे थे। जैसे कि कोई बॉडी चार्ज है तो वो जो छोटे छोटे लकड़ी होते हैं, सूखी लकड़ी होते हैं, उसको अट्रैक्ट करता था। जो गाय चारा खाती है, जिसे हम भूसा कहते हैं, उसे भी अट्रैक्ट करता है जब कोई चार्ज बॉडी है तो, ठीक है। तो ये सब फिनोमिना लोग पहले देखा करते थे, और इसको कहीं कहीं पे तो जादू के तौर पे लोगों को दिखाते भी थे, ठीक है। लोग देखकर खुश हो जाते थे, जैसे आजकल हम लोग कुछ नया जादू देखकर खुश हो जाते हैं, ठीक है। उसी तरीके से लोग पहले ये देखकर बहुत खुश हो जाते थे कि कैसे कोई बॉडी किसी दूसरे बॉडी को बिना टच किए कैसे मूव करा दिया। पर आजकल हम लोग के लिए ये कॉमन बात है, एक नॉर्मल बात है। उस समय लोग पागल हो जाते थे। जो इलेक्ट्रिसिटी जो वर्ड है, इलेक्ट्रॉन वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है एम्बर, ठीक है। और ये एम्बर क्या है, तो एम्बर का मतलब होता है, एम्बर एक तरह का पेड़ से निकला हुआ पदार्थ है, मटेरियल है। और इसका हम लोग स्टिक वगैरह बनाते हैं, ठीक है। एक रबर है, ये एक तरह का रबर है। और क्या किया जाता था पहले कि सिल्क क्लॉथ हो गया, और ये एम्बर रॉड हो गया, या ग्लास रॉड हो गया, और एम्बर रॉड हो गया, ठीक है। मतलब इस मटेरियल का, इस जो प्लांट्स वगैरह से, पेड़ों से निकलते हैं मटेरियल, उसका रॉड बनाया जाता है, ग्लू टाइप का होता है। तो
जब सिल्क क्लॉथ को इस एम्बर रोड से रब करते हैं तो सिल्क क्लॉथ और ये एम्बर रोड दोनों को दोनों चार्ज हो जाते हैं, ठीक है। तो वहीं से ये टर्म आया इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये जो है ये ग्रीक वर्ड है, ठीक है, और जिसका मतलब होता है एम्बर। तो यहीं से इलेक्ट्रिसिटी आया है। बहुत सारे साइंटिस्ट और बहुत समय तक इस तरह के फिनोमिना करें, अलग अलग मटेरियल को रब करके उसके पास लाया गया और देखा गया। तो इस तरह के बहुत सारे फिनोमिना किया गया और तब पता चला कि लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। तो आज हम थोड़ा सा वो फिनोमिना को रिपीट करते हैं। क्या था फिनोमिना? जब दो ग्लास रॉड, मेरे पास दो ग्लास रॉड है, ठीक है, ये ग्लास है और ये भी ग्लास है, दोनों को वूल कपड़े या सिल्क से, मान लो ये सिल्क कपड़ा है, ठीक है, सिल्क से दोनों को रब किया गया। समझिए बात को, इन दोनों ग्लास को एक सिल्क सब कपड़े से रब किया गया। तो देखा गया कि जब दोनों को नज़दीक लाते हैं तो ये एक दूसरे को रिपेल करता है, ये दूर जाना चाहते हैं, ठीक है। तो इस तरह का फिनोमिना देखें तो यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकला? जिस समय ये एक्सपेरिमेंट हो रहा था उस समय लोगों को पता नहीं था कि ये चार्जेज आते जाते हैं, ठीक है। तो उन लोग उस समय प्रॉपर्टीज़ बोलते थे, गुण बोलते थे कि कुछ गुण इसमें से निकल के इसमें चला गया, ऐसा बोलते थे, ठीक है। तो हम भी अब ये भूल के ये थोड़ी देर के लिए चार्जेस वर्ड को इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है, गुण बोलेंगे उसके जगह पे। तो जब देखिए साइंटिस्ट कि जब इसको सिल्क से रब किए, इसको भी सिल्क से रब किए, तो जब नज़दीक लाया गया तो एक दूसरे को रिपेल किया गया। तो यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन निकला कि जब सेम चीज़ से रब करते हैं तो दोनों में सेम गुण आ जाता है। इसका मतलब जब इसको इससे रब किए तो इसमें से कुछ गुण निकला और इसमें चला गया, और इसको इससे रब किए तो इसमें से भी कुछ गुण निकला, इसमें चला गया। तो दोनों में सेम गुण है क्योंकि दोनों मटेरियल सेम है, दोनों ग्लास है, और दोनों को जिस मटेरियल से रब किया गया वो भी सेम ही है ना, सिल्क है। तो इससे ये समझ में आया कि दोनों में सेम गुण आया, तो सेम गुण आने की वजह से रिपेल कर रहा है। तो इसका मतलब यहाँ कंक्लूजन निकल गया कि सेम प्रॉपर्टीज रिपेल ईच अदर, ठीक, सेम प्रॉपर्टीज रिपेल करते हैं, ये समझे। फिर आगे क्या किए कि फिर देखें कि जिस कपड़े से इस ग्लास को एक सिल्क से रब किया गया था, इसको भी ना, और इसको भी सिल्क से रब किया गया था, और इन दोनों को नज़दीक लाया गया तो ये दोनों रिपेल किया। जब ये सिल्क जिसको इससे ये सिल्क और ये सिल्क जब दोनों को नज़दीक लाया गया तो देखा गया कि ये दोनों भी रिपेल कर रहे हैं। तो यहाँ से भी लोगों को ये फिर समझ में आया कि जब रब करते हैं तो इसमें से गुण निकलता है और इसमें जाता है, और इसमें से भी गुण कुछ इसमें आ जाता है, ठीक है। तो सेम दोनों, इस केस में भी दोनों सेम है तो सेम गुण ये दिया होगा इसको, और ये भी सेम गुण दिया होगा, तो इसमें भी दोनों में सेम गुण आ गया है तो एक दूसरे को रिपेल कर रहा है। बट एक अजीब फिनोमिना देखें कि जब ग्लास और सिल्क को नज़दीक लाया गया तो दोनों अट्रैक्ट करने लगा। अब फिर यहाँ पे उनका दिमाग थोड़ा सा घुमा, वो लोग सोचे फिर कि ये रिपेल कर रहा है, मतलब इन दोनों में, ग्लास में इसके और इसके वजह से कुछ गुण आया, सेम गुण आया, पर ये दोनों को नज़दीक लाया गया तो रिपेल अट्रैक्ट करता है। इसका मतलब इसमें कुछ अलग गुण है और इसमें कुछ अलग गुण है। फॉर एग्जांपल
गुण का कुछ हम नाम देंगे, ठीक है। इसमें से निकलने वाले गुण, जो इसमें जो गुण इसमें से निकल के इसमें आया था, उस गुण को हम ए नाम देते हैं, ठीक, ए नाम दिए। इन दोनों को रब किए, ग्लास सिल्क, फिर अगेन सेम फिनोमिना, सेम सिचुएशन है, तो सेम गुण यानी कि वही ए वाला गुण यहाँ इस रॉड में आ गया, ठीक। अब इसमें भी ए गुण है, इसमें भी ए गुण है, सेम गुण है, सेम प्रॉपर्टीज है, तो एक दूसरे को रिपेल किया, ठीक। अब इस सिल्क को और ग्लास को रब किया गया था और इसको भी रब किया गया था, तो सिल्क को देखा तो ये भी रिपेल किया। तो साइंटिस्ट नेचुरली कोई भी यही सोचेगा कि इसमें भी गुण आ गया होगा, इसमें भी गुण आ गया होगा, तो ए मान लिए सेम गुण, ठीक। फिर वो क्या देखते हैं कि इन दोनों को नज़दीक लाते हैं तो रिपेल करता है, सॉरी अट्रैक्ट करता है। अब उनको यहाँ पे दिमाग घुमा कि अब कैसे, इसमें भी गुण ए है और इसमें भी गुण ए है, तो जैसे ये दोनों में सेम गुण है तो रिपेल किया, तो इन दोनों को भी रिपेल करना चाहिए, नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ज़रूर कुछ गलत सोचा जा रहा है। तो उन्होंने फिर सुधारा इस चीज़ को और बोला कि हाँ ये दोनों रिपेल कर रहा है, इसका मतलब सेम गुण है, बट वो वाला गुण नहीं है जो इस ग्लास में है ना। मान लो वो गुण रब करने की वजह से वो गुण बी आ गया, ठीक है, तो ये दोनों में सेम गुण है ना, तो रिपेल किया, पर ये दोनों में सेम गुण नहीं है तो अट्रैक्ट करेगा। तो इस तरीके से वो अलग अलग बहुत सालों तक ये चला। आप 1 मिनट में, आधा घंटे में ये चीज़ें पढ़ लेते हो, ठीक है, बट ये सालों साल तक चला। 500 साल भी बोले तो शायद कम बोल रहे हैं हम, क्योंकि ये 1600 BC से ही शुरू हो गया था। तो इस तरीके से पता चला कि रब करने से दोनों में अलग अलग गुण आते हैं, ठीक। अब आगे कुछ फिनोमिना देखते हैं। अब इसी तरह का फिनोमिना आगे देखते हैं। 2 प्लास्टिक रॉड रब्ड विथ कैट्स फर, ठीक। इस बार प्लास्टिक रॉड है, प्लास्टिक है, और इसको कैट्स फर से रब किया गया। ये क्या है कैट्स फर? तो एक तरह का रुमाल होता है ये, जैसे यहाँ पे एक छोटा सा कपड़ा है, वैसे ये भी एक छोटा सा कपड़ा होता है, और इसमें कैट के जो शरीर पे जो बाल होते हैं, रोए होते हैं, वो इस कपड़े में अटैच कराया जाता है, ठीक है। तो जो काम यहाँ पे ग्लास और सिल्क के साथ किए वही काम यहाँ पे करते हैं। तो सेम यहाँ पे भी वही सिचुएशन देखने को मिला। तो यहाँ पे भी प्लास्टिक एक दूसरे को रिपेल कर रहा और कैट्स फर जो है एक दूसरे को भी रिपेल किए, पर ये दोनों अट्रैक्ट किया, जैसा यहाँ पे हो रहा था, ठीक। तो एक और नई चीज़ पता चली कि ये प्लास्टिक रॉड और ये ग्लास रॉड अट्रैक्ट कर रहा है एक दूसरे को, और ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है और ये इसको रिपेल कर रहा है, ठीक। अच्छा, यहाँ पे भी एक प्रॉपर्टीज़ का नाम देते हैं। ये कैट्स फर है, ये प्लास्टिक है, रब किए तो इसमें से कुछ प्रॉपर्टीज़ इसमें आया होगा, है ना। मान लो रब करने की वजह से कुछ प्रॉपर्टीज़ इसमें आ गया ए, और इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़, अच्छा ए हम क्यों बोले? क्या इस नेचर में प्रॉपर्टीज़ की कमी है? वेराइटीज़ ऑफ प्रॉपर्टीज़ की कमी है क्या? सी क्यों नहीं लेते हैं? चलो सी लेते हैं। तो रब करने, क्योंकि नेचुरल सी बात है, ये इसमें मटेरियल, दोनों पेयर ऑफ मटेरियल अलग थे ना, इसमें अलग है, तो हम ए क्यों लें? तो चलो हम सी ले लेते हैं। तो सी एक अलग प्रॉपर्टीज़ ले रहे हैं, ठीक है। और इसमें कुछ डी आ गया, हम डी इसलिए ले रहे हैं क्योंकि नहीं लेंगे, यहाँ पे नहीं लिए थे तो एक प्रॉब्लम फेस किए थे ना, तो यहाँ पे भी नहीं लेंगे तो अगेन वही प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो हम जानते हैं, अभी हमने बात किया, कंक्लूजन निकाला कि जब दो मटेरियल को रब करते हैं तो दोनों में अलग अलग चार्ज आ जाते हैं, सॉरी चार्ज बोल दिए, दोनों में अलग अलग प्रॉपर्टीज आ जाते हैं। चार्ज इज अ राइट वर्ड, बट फॉर अभी हम लोग बहुत पुराने समय की बात कर रहे हैं, तो उस समय लोग चार्ज के बारे में जानते नहीं थे, तो हम भी चार्ज के बारे में अभी चार्ज टर्म यूज़ नहीं करेंगे। तो इसमें सी आ गया, इसमें डी आ गया। सिमिलरली यहाँ पे भी कैट्स फर है, प्लास्टिक है, तो इसमें भी सी और इसमें डी आ गया।
नेचुरल है, ये दोनों रिपेल करेगा, ये दोनों रिपेल करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, है ना। इसको यहाँ पे लाया गया, ग्लास रॉड के नज़दीक लाया गया, तो देखा गया कि ये अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, कॉमन सी बात है, खुश, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें हम लोग क्या प्रॉपर्टीज माने, ए, और इसमें क्या प्रॉपर्टीज माने, सी, तो होना ही है ना, दोनों में अलग अलग प्रॉपर्टीज है तो अट्रैक्ट तो करेगा ही। ठीक, इसको यहाँ पे नज़दीक लाया गया। अब यहाँ पे ग्राउंड ब्रेकिंग चीज़ें आने वाली है। यहाँ पे जब इसको लाया गया नज़दीक तो रिपेल होने लगा। ये दिमाग हिला दिया, ये कैसे, इस पे अलग प्रॉपर्टीज़, इस पे अलग प्रॉपर्टीज़, तो सेम इसको भी अट्रैक्ट करना चाहिए था, नहीं अट्रैक्ट किया। और ऐसा बहुत अलग अलग पेयर ऑफ मटेरियल के साथ किए, बहुत सालों तक एक्सपेरिमेंट किए, तब वो एक कंक्लूजन निकालते हैं कि ज़रूर हो ना हो ये इसको रिपेल कर रहा है तो ज़रूर इस पे बी है तो इसमें भी बी ही चार्ज होगा, या इसमें सी है तो इसमें भी सी ही चार्ज होगा, क्योंकि हम लोग शुरू से देख रहे हैं लाइक प्रॉपर्टीज रिपेल, तो ये दोनों रिपेल कर रहा है तो इसका मतलब दोनों में सेम प्रॉपर्टीज होगा, इसमें बी नहीं, सी नहीं होगा, बी होगा। ये बात, अगर ऐसा वो नहीं मानते, ये अगर नहीं मानेंगे तो उनका काम ही नहीं आ रहा था, वो समझा ही नहीं पा रहे थे चीज़ों को। ठीक, तो यहाँ पे भी बी होगा। अब और देखिए, आगे देखिए, कमाल की बात है, इस बात को समझिए। प्लास्टिक ग्लास को अट्रैक्ट कर रहा है तो जो दोनों में अपोजिट चार्ज है, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, दोनों में अलग अलग प्रॉपर्टीज है, तो जिस चीज को ये अट्रैक्ट कर रहा है उस चीज को ये रिपेल किया। ठीक है, और आगे देखिए, और ये ग्लास रॉड और कैचफर के साथ कराया गया तो देखा गया कि ग्लास रॉड और फर एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। अब ये दोनों एक दूसरे को रिपेल क्यों करेगा भाई, इस पे चार पॉजिटिव, इस पे प्रॉपर्टीज ए है, इस पे प्रॉपर्टीज डी है, दोनों का अलग अलग प्रॉपर्टीज है तो अट्रैक्ट करना चाहिए, रिपेल कर रहा है, इसका मतलब दोनों में सेम प्रॉपर्टीज है। इसका मतलब जो हम यहाँ पे डी माने हैं, यहाँ पे डी नहीं ए होगा, सॉरी ए होगा, रिपेल कर रहा है ना दोनों, तो इसका मतलब डी नहीं ए होगा, या यहाँ पे ए नहीं डी होगा। तो देखें आप, शुरू में हम इसको बी ले रहे थे, इसको ए ले रहे थे, ए और बी शायद ले रहे थे, फिर हमने समझाया कि क्या कमी है नेचर में, हाँ, हमें क्यों मान ले खुद से, अलग अलग मटेरियल अलग अलग प्रॉपर्टीज, ये मान के चलें जनरल बात, पर फिर भी मजबूरन मुझे करना पड़ा। अब देखिए, अलग अलग प्रॉपर्टीज माने थे पर फिर भी बी ए आके रह गया। ठीक, इस पे ए, इस पे बी, अलग अलग प्रॉपर्टीज अट्रैक्ट, इस पे बी सेम प्रॉपर्टीज रिपेल, इस पे ए सेम प्रॉपर्टीज रिपेल। तो लोगों को यहाँ से थोड़ा सा अनुभव, एक एहसास होने लगा कि इस नेचर में दो ही तरह का गुण है। यहाँ पे जैसे ग्लास और सिल्क और प्लास्टिक और कैक्स फर के साथ काम किया गया, यही काम अलग अलग मटेरियल के साथ खूब किया गया। एम्बर रॉड और कुछ सिल्क और कुछ अलग कपड़ा ले लिया, कुछ अलग रॉड ले लिया, बहुत सारे के साथ किया गया और सब में यही देखने को मिला। तो यहाँ से थोड़ा एहसास होता है कि ज़रूर अलग गुण के जो वेराइटीज़ हैं, इस नेचर में दो ही तरह का गुण है, एक ज़्यादा वेराइटीज़ नहीं है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हमें एक बात पता चला कि देयर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज प्रेजेंट इन दिस यूनिवर्स।
in this world. Okay. आपके मन में कभी एक ख्याल आया होगा कि दो ही तरह के चार्ज क्यों होते हैं, 3 तरह के, 5 तरह के या 1000 तरह के क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि इसके पीछे ये ऑब्जर्वेशन था। कोई ऐसे ही साइंटिस्ट आए नहीं और लिख दिए कि पॉजिटिव और नेगेटिव 2 तरह के, नहीं, इसके पीछे बहुत काम है। फिर बाद में बहुत सालों बाद पता चला कि ये जिसको हम लोग प्रॉपर्टीज़ कह रहे थे वो एक तरह का इलेक्ट्रिक चार्ज है, और वो चार्ज एक दूसरे में जाती है। 2 तरह के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। और फिर बोला गया कि लाइक चार्जेस रिपेल और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अच्छा, ये जो नामकरण हुआ चार्जेस का, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ये कौन किया और कैसे, क्यों किया? ये थोड़ा सा पॉजिटिव नेगेटिव फिजिक्स में मैथ्स कैसे आ गया? तो इसका नामकरण बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किए थे। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया। वो क्यों किए देखिए, वो भी इसके नाम के पीछे भी एक अच्छा सा, एक बहुत ही प्यारा सा ऑब्जर्वेशन था। उन्होंने क्या देखा कि जब कोई मटेरियल है, मान लो ये ग्लास है, ठीक, और ये सिल्क है, ठीक, दोनों को रब किए तो इसमें कुछ चार्ज आ गया, मान लो ए, फिलहाल ए बोलते हैं नामकरण करने से पहले, ठीक है। इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ आ गया, ज़्यादा अच्छा है ए, और इसमें प्रॉपर्टीज़ आ गया बी। और जब दोनों को नज़दीक लाएं तो क्या होना चाहिए? अट्रैक्ट किया। पर जब दोनों को टच करा देते हैं, टच करा देते हैं और फिर सेपरेट करके नज़दीक लाते हैं तो अट्रैक्शन ख़त्म, अब अट्रैक्शन नहीं करता। ये बड़ा ही अजीब फिनोमिना था। तो यहाँ से बेंजामिन फ्रैंकलिन सोचे कि ये जो रब करने से प्रॉपर्टीज़ दोनों में आ जाती है और टच करा देने से वो प्रॉपर्टीज़ फिर वापस कैंसिल हो जाती है, जब ख़त्म हो जाती है। तो रब कराने से, फ्रिक्शन से किसी बॉडी में गुण आता है, वो प्रॉपर्टीज़ आता है, और जब वो दोनों बॉडी को मिला देते हैं तो वो गुण ख़त्म हो जाता है। तो ये बात उनको थोड़ा थोड़ा मैथ से जुड़ा हुआ लगा कि मैथ में भी तो ऐसे ही होता है, +2 -2 नज़दीक लाते हैं, दोनों को मिलाते हैं तो 0 ख़त्म हो जाता है। तो इसीलिए इन दोनों जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको पॉजिटिव और नेगेटिव बोले, और बाद में चल के इसी को पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज बोला गया। टर्म है पोलैरिटी ऑफ चार्जेस। क्या होते हैं? तो पोलैरिटी ऑफ चार्जेस मतलब एक तरह का प्रॉपर्टीज़ है जो ये बताता है कि कौन सा चार्ज है बॉडी में। जैसे कि इन 2 बॉडी को रब किए हम, तो इसमें कुछ अलग चार्ज आ गया, इसमें कुछ अलग चार्ज आ गया। तो अगर हमसे कोई पूछे कि इसमें कौन सा पोलैरिटी है, तो अगर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो पॉजिटिव चार्ज बोलेंगे, अगर नेगेटिव चार्ज आ गया तो नेगेटिव चार्ज बोलेंगे। तो पोलैरिटी का मतलब प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज, मतलब कौन सा चार्ज है। अगर किसी बॉडी में हम जानते हैं कि उसमें मान लो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और जब इन दोनों को रब किए तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब मुझे पता करना है कि किसी दूसरे मटेरियल में किसी दूसरे 2 बॉडी को रब किए और जानना है कि किस में पॉजिटिव आया, किस में नेगेटिव आया। तो कैसे पता करेंगे, है ना? हाउ टू डिटेक्ट चार्ज ऑन बॉडी, ठीक, कैसे पता करेंगे? तो इसके लिए एक डिवाइस है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्कोप डिवाइस। इलेक्ट्रोस्कोप में क्या होता है, इस तरीके से एक बोतल, एक होते हैं बोतल, और इस बोतल में एक इस तरीके से एक स्ट्रिप होते हैं, पतला सा, और क्या किया जाता है, ये इस तरीके से होते हैं, नोब जैसा निकला होता है, ये कंडक्टर का होता है, और ये मान लो एल्युमिनियम फॉयल है, बहुत ही पतला होता है, ठीक है। और
ये जो चार्ज जिसका मुझे पता है वो इस पे टच कराते हैं, ये सब कंडक्टर है। तो जब इस पे टच कराते हैं तो ये जो इस पे जो चार्ज है पॉजिटिव, वो चार्ज इस पे आ जाता है। एक मिनट, पॉजिटिव कैसे आएगा? हमने तो शुरू में बोला पॉजिटिव डजंट मूव। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाते हैं, है ना। जब इस ग्लास रॉड को टच कराते हैं, इस ग्लास रॉड में मान लो पॉजिटिव चार्ज है, तो इस कंडक्टर में से इलेक्ट्रॉन इसमें चले आते हैं और इन सभी प्रोटॉन को, सभी पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म कर देते हैं, है ना। निगेटिव चार्ज इसमें चले आते हैं और क्योंकि इसमें से निगेटिव चार्ज निकला है तो इसमें नेट चार्ज क्या आ जाते हैं? पॉजिटिव, है ना। निगेटिव निकलेगा तो पॉजिटिव आ जाएगा, तो इन सब पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो इस पे भी पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो जो ये फॉइल, इसको फॉइल कहते हैं, ठीक है, एल्युमिनियम फॉइल, अगर या गोल्ड का है तो गोल्ड फॉइल, गोल्ड इज़ अ वेरी गुड कंडक्टर, है ना। तो जब ये दोनों इस तरीके से सटे हुए रहते हैं और जैसे ये बॉडी टच कराते हैं तो ये दोनों इस तरीके से सटे होते हैं, जैसे ही बॉडी टच कराते हैं तो दोनों पे सेम चार्ज आता है, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करता है और दूर जाने लगते हैं। तो फिर इसको हटा लिए, ठीक। तो ये जो चार्ज इसमें था वो अब इसी में है, इसी के अंदर है, तो दोनों रिपेल्ड है, दूर है। अब जिसका मुझे जानना है, मान लो एक ये प्लास्टिक रॉड है और इसको कैट फर से रब किए थे और मुझे कन्फ्यूजन है कि इसमें पॉजिटिव है कि इसमें पॉजिटिव है। आपको कोई तरीका नहीं है पता करने का कि किस में पॉजिटिव है किस में निगेटिव है, तो आप इलेक्ट्रोस्कोप से ही पता कर सकते हो। इसको टच कराए और जब देखोगे कि ये दोनों टच कर रहा है, थोड़ा अट्रैक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या कि इसमें से ये जो प्रोटॉन जिसके वजह से दूर था वो प्रोटॉन ख़त्म हो रहा है, इसका मतलब। और प्रोटॉन ख़त्म करने का क्या तरीका है? उसको इलेक्ट्रॉन दिया गया होगा, कहाँ से मिला होगा? तो इसको टच कराए होंगे, इसको टच कराए हैं तो इसी से इलेक्ट्रॉन इसमें आया होगा। तो इसका इसमें से कैसे इलेक्ट्रॉन आया होगा? जब इसमें होगा तब ना, समझ रहे हो बात को? तो इसका मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन आ रहा है और इस प्रोटॉन को ख़त्म करके इसको नज़दीक ला रहा है, तो इसका मतलब इस पर इलेक्ट्रॉन था, निगेटिव चार्ज था। और अगर नहीं सटता, दूर ही रहता और दूर हो जाता मान लो, तब कहते कि अच्छा और इसको पॉजिटिव चार्ज मिल गया, मतलब इसमें पॉजिटिव था। तो इस तरीके से आप चार्ज डिटेक्ट कर सकते हो किस बॉडी में कौन सा चार्ज है। तो बहुत सारे फ्री चार्ज होते हैं कंडक्टर में, जिसके वजह से उसमें चार्जेस इजीली फ्लो कर पाते हैं, और इंसुलेटर में चार्जेस फ्री नहीं होते हैं, चार्जेस को रेजिस्टेंस ज़्यादा मिलता है, तो उसमें ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है इंसुलेटर में। ये जो इंसुलेटर होते हैं उसमें आप कहीं चार्ज कर दो तो चार्ज पूरे बॉडी में फैलता नहीं है, जैसे ये इंसुलेटर है। अगर हम सिर्फ यहाँ पे रब करें, सिर्फ यहाँ पे, तो इसी पार्ट में चार्ज आएगा। अब ये चार्ज पूरे बॉडी में फैलेगा नहीं, पर अगर ये कंडक्टर है तो यहाँ पे रब करे तो जो चार्ज यहाँ पे क्रिएट होगा उस पूरे बॉडी में फैल जाएगा। और यही कारण है कि कंडक्टर को रब करने पे चार्ज नहीं होता है, क्योंकि उसका इफ़ेक्ट पूरे बॉडी में फैल जाता है और इस वजह से बहुत ही कम इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। समझ रहे हो मेरी बात को? चार्ज प्रोड्यूस किए और वो सारे के सारे चार्ज एक जगह होंगे तो ज़्यादा इफ़ेक्ट दिखाएगा ना। अब वो चार्ज सब जगह फैल गया तो क्या इफ़ेक्ट दिखाएगा? बहुत ही कम इफ़ेक्ट दिखाएगा, नेग्लिजिबल। तो इसलिए जो भी हमने ऑब्जर्वेशन किया इसमें कहीं भी कोई कंडक्टर लेकर नहीं किया, या तो ग्लास रॉड, एम्बर रॉड या कैट फर या प्लास्टिक रॉड, ये सारे के सारे इंसुलेटर थे। अगर हम कंडक्टर लिए होते तो रब कर रहे हैं, चार्ज क्रिएट हो रहा है, मेरे हाथ से वापस पूरे मेरे पूरे बॉडी में आ गया, या इसी बॉडी में है तो इसी के बॉडी में पूरा फैल गया, तो उसका इफेक्ट नहीं देखने को मिलता है। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, बड़ा ही मज़ेदार क्वेश्चन है कि जैसे कि इसको रब किए, मान लो अपने हेयर से इस तरीके से रब किए, इसमें चार्ज आ गया। अब पता नहीं पॉजिटिव आया नेगेटिव आया, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। अब इसको हम एक
कागज़, छोटे छोटे कागज़ के पार्टिकल के पास ले जाते हैं तो उस कागज़ के पार्टिकल को, कागज़ के पेपर को, कागज़ को अट्रैक्ट करता है, पेपर को। सवाल मेरा यहाँ पे, ये चीज़ हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं, बहुत मज़ा आता था, बट यहाँ पे एक सवाल है मेरा कि ये चार्ज है, हम लोग जानते हैं कि लाइक चार्ज रिपेल, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट, ये चार्ज है। और उस पेपर को तो हम लोग रब नहीं किए थे, उसमें कैसे चार्ज आ गया? आप इस बात को सोचो, उसमें कैसे चार्ज आ गया? तो देखिए क्या होता है कि ये कागज़ का पार्टिकल है, न्यूट्रल है, इसको कुछ नहीं किए हैं, हर एक प्रोटॉन के जगह पे एक इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों के इफेक्ट एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक रॉड ले आए जिस पे मान लो नेगेटिव चार्ज है, इसको नज़दीक लाएं, तो क्या होता है कि जब इस नेगेटिव चार्ज को नज़दीक लाते हैं तो यहाँ के नेगेटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज की वजह से दूर जाना चाहता है। क्यों? क्योंकि सेम चार्ज है। बट ये प्रोटॉन और ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को खींचता है, ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है, ये इसको अट्रैक्ट करता है। अब देखिए कौन जीतेगा इसमें, रिपल्सन जीतेगा कि अट्रैक्शन जीतेगा? तो वही जीतेगा जिसका ज़्यादा रिपल्सन हो या जिसका ज़्यादा अट्रैक्शन हो, जिसके पास ज़्यादा ताकत है। तो हम ये आपको बता दें कि दोनों पे सेम ताकत है, दोनों का सेम चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन को हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है? तो एक इलेक्ट्रॉन पे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है और एक प्रोटॉन पे इतना ही चार्ज होता है, इसमें नेगेटिव होता है, इसमें पॉजिटिव। तो जितना ताकत से ये इसको धक्का दे रहा है उतना ही ताकत से ये इसको खींच रहा है, या ये बोलें कि ये इसको खींच रहा है और इसको उतना ही ताकत से धक्का दे रहा है। तो तब तो ये कहीं नहीं जाना चाहिए, यहीं पे रुक जाना चाहिए, क्योंकि जितना ताकत से खींच रहे हैं उतना ताकत से धक्का दे रहे हैं, तब तो ये मूव नहीं करेगा। पर देखने को मिलता है कि ये टच हो गया, आगे बढ़ जाता है। अब ये ऐसा क्यों? तो क्या होता है कि जब ये नज़दीक लाते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन की वजह से थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन के धक्के की वजह से थोड़ा सा पीछे आ जाता है, थोड़ा सा शिफ्ट कर जाता है पीछे की ओर। सभी के सभी सब इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पीछे शिफ्ट हो जाते हैं। और इसके वजह से क्या होता है कि अब इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी और इस प्रोटॉन और इस इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी में डिफरेंस आ जाता है, और इस दूरी के डिफरेंस के आने की वजह से उसके फोर्स में डिफरेंस आते हैं। अब तो ये पढ़े ही होंगे, जब दो मास की चीज़ें एक दूसरे को ये न्यूटन्स का फॉर्मूला बाई r² है ना, से अट्रैक्ट करता है एक दूसरे को, दोनों के मास के होने की वजह से अट्रैक्ट करता है। तो वैसे ही यहाँ पे भी यही है कि इसमें भी दोनों के चार्ज की होने की वजह से अट्रैक्ट किया रिपेल करेगा, ठीक है? तो दोनों पे चार्ज तो सेम है, बट r का डिफरेंस है। r अगर बढ़ेगा तो फोर्स कमेगा, r कमेगा तो फोर्स बढ़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन की वजह से जो फोर्स है और प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की वजह से जो फोर्स है, चार्ज में कोई डिफरेंस नहीं है, चार्ज दोनों का सेम है, चार्ज की वजह से फोर्स घट बढ़ नहीं रहा है। समझिए बात को। डिस्टेंस की वजह से, क्या अभी हमने बोला, डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स कमेगा। तो इन दोनों में जो फोर्स है, रिपल्सिव फोर्स है, वो कम होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच डिस्टेंस ज़्यादा है, और इन दोनों के बीच डिस्टेंस कम है तो अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा होगा, तो इसलिए दोनों अट्रैक्ट हो जाता है, ठीक? और ऐसा ही एक का कहानी बताया ना, वैसा ही इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो सब में अट्रैक्टिव फोर्स डोमेन कर जाता है,
ठीक है, और अट्रैक्ट कर जाता है फिर। पर फिर अगर ये निगेटिव चार्ज ना होकर पॉजिटिव चार्ज हो तो आप देखे होंगे कि स्केल को रब किए, कागज़ के पास लाएं, तभी खींच लिया कागज़ को, मार्कर को, पेन को, कोई भी बॉडी हो उसको रब करके कागज़ के पास लाओ तो खींचेगा ही खींचेगा, कभी रिपेल नहीं करता। तो मन में सवाल आता है कि क्या हमेशा सेम ही चार्ज होता है क्या, कि अलग अलग भी चार्ज होता हो, क्योंकि मटेरियल बदल रहे हैं, कोई पेन रब करके कागज़ के पास ला रहे हैं, तो मे भी किसी एक में तो पॉजिटिव चार्ज आया होगा। तो क्या अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो रिपेल करेगा कि अट्रैक्ट करेगा? तो देखिए उसमें जब ये पॉजिटिव लाएं तो निगेटिव चार्ज दूर जाने की बजाय थोड़ा सा आगे आ जाता है, और इस वजह से निगेटिव पॉजिटिव के कारण क्या होगा? अट्रैक्शन, और पॉजिटिव पॉजिटिव की वजह से क्या होगा? रिपल्सन। अब देखिए अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा होगा, क्यों? क्योंकि डिस्टेंस कम है कंपेयर टू दिस डिस्टेंस। तो अट्रैक्टिव फोर्स में डिस्टेंस कम है तो फोर्स ज़्यादा होगा, और इसमें डिस्टेंस ज़्यादा है तो फोर्स कम होगा। तो यहाँ पे फिर अट्रैक्टिव फोर्स जीत गया, तो फिर ये दोनों को अट्रैक्ट कर लिया। तो डिपेंड नहीं करता कि आपको कोई भी बॉडी, कोई भी चार्ज बॉडी हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, कागज़ को अट्रैक्ट ही करेगा, या इंसुलेटर को। यहाँ पे कागज़ ही इसलिए एग्जाम्पल भी नहीं है क्योंकि कागज़ बहुत हल्का होता है, तो उस पर ये फिनोमिना का असर दिखता है। पर अगर आप ये जो प्लास्टिक रॉड है और ग्लास रॉड, प्लास्टिक रॉड को रब किए और ग्लास रॉड लाए, तो ग्लास रॉड भारी होता है, तो उसमें आपको ये फिनोमिना देखने को नहीं मिलेगा। पर हाँ, एक बैलून ले आओ और बैलून के सामने कोई भी चार्ज बॉडी को लाओ, हमेशा अट्रैक्शन करेगा। सेम इसी वजह से अब हम कुछ चार्जेस के बारे में बहुत अच्छे से जान लिए, बहुत सारे फिनोमिना देखे हैं, ठीक है। अब हम उसके आगे कुछ प्रॉपर्टीज़ को समझते हैं, ठीक है। तो पहला प्रॉपर्टीज़ का नाम है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। सिंपल, जैसा आप मास के साथ ट्रीट करते थे वैसा ही आप चार्ज के साथ भी ट्रीट कर सकते हो। एक मैटर में, एक ऑब्जेक्ट में मास होता है, उसी ऑब्जेक्ट में चार्ज भी होता है। डिफरेंस है कि चार्ज के लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ता है। तो पहला प्रॉपर्टीज़ का नाम है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या ये कहता है? बड़ा ही सिंपल बात है। ये कहता है कि अगर कोई बॉडी है उसमें 4 कूलम चार्ज है, चार्ज का यूनिट होता है कूलम, चार्ज को Q से डिनोट करते हैं और इसका यूनिट होता है कूलम, ठीक है, COULOMB, कूलम। तो एडिटिविटी क्या कहता है कि किसी बॉडी में 4 कूलम चार्ज है और इसमें मान लो हम 3 कूलम डाल दिए। कैसे डालें? तो किसी रॉड को चार्ज किए होंगे, अटैच करा दिए, है ना, ठीक है, किसी तरीके से डाल दिए 3 कूलम चार्ज। तो टोटल इस पे चार्ज कितना हो जाएगा? 4 + 3 7 कूलम। याद करो, मास के साथ वैसे ही करते हो ना, कि कोई बॉडी है जिसका मास 4 kg है, 3 kg और डाल दिए तो टोटल मास कितना हो गया? 7 kg। सेम यही काम करते हैं, तो इसी को हम एडिटिविटी ऑफ चार्ज कहते हैं, ठीक। एक और बात, अगर हम इसमें -3 कूलम चार्ज ऐड किए, 4 कूलम है और -3 कूलम का मतलब निगेटिव चार्ज डालें। देखिए एक बात को समझिए, एक इलेक्ट्रॉन की चार्ज होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, -1.6 × 10⁻⁻19 एक इलेक्ट्रॉन की चार्ज होती है, और एक प्रोटॉन की चार्ज होती है +1.6 × 10⁻19 कूलम। सेम है, बट एक में निगेटिव साइन लगा हुआ है, एक में पॉजिटिव। तो जब शुरू में 3 कूलम ऐड कर रहे थे तो समझिए वो जो 3 कूलम चार्ज था वो पॉजिटिव चार्ज था, आगे प्लस लिखे ना लिखें पॉजिटिव है वो, और वो पॉजिटिव है तो किसके वजह से आया होगा?
प्रोटोन की वजह से, बहुत सारे प्रोटोन होंगे और टोटल जो चार्ज मिला होगा वो 3 कूलम है। आप ये 3 कूलम को बहुत कम मत समझिए। 3 कूलम चार्ज कलेक्ट करने में बहुत ही ज़्यादा प्रोटोन की आवश्यकता है। सोचिए एक प्रोटोन में कितना छोटा चार्ज है, 10⁻⁻19। तो इतना छोटा चार्ज है एक प्रोटोन में, तो 3 कूलम होने में, इतना छोटा कूलम है ना, तो 3 कूलम होने में कितना प्रोटोन जरूरत पड़ा होगा, खैर वो अलग बात है। तो कुछ प्रोटोन की वजह से 3 कूलम चार्ज हुआ, ऐड किए तो 4 टोटल हो गया 7। पर अगर हम यही 3 कूलम इलेक्ट्रॉन की वजह से चार्ज है, ठीक है, और उसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 + -3 दैट इज 1। तो आप इसको इस तरीके से समझिए कि 4 kg बॉडी है, उसमें से 3 kg बॉडी निकाल लिए, 3 kg मास निकाल लिए, तो कितना हुआ, निकालना का मतलब -3, है ना। तो वही चीज़ है यहाँ पे भी। तो ये है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। कहने का सिंपल मतलब ये है कि चार्ज की ये गुण है कि अगर आप उसमें ऐड करोगे, पॉजिटिव चार्ज ऐड करोगे तो बढ़ेगा, नेगेटिव चार्ज ऐड करोगे तो कमेगा, ये गुण है। सिंपली आप इसको अलजेब्रिक सम कर सकते हो। यहाँ पे जो हमने सम किया है, क्या यहाँ पे हमने वेक्टर रूल लगाया है क्या, नहीं, तो सिंपल अलजेब्रिक सम किए हैं, है ना। तो अगला देखते हैं, चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्जेज भी स्केलर होते हैं क्योंकि इसमें मास, इसमें डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। चार्जेस के बारे में बताने के लिए डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी है। और इसलिए इसमें जब ऑपरेशन करते हैं, जोड़ते घटाते हैं, तो सेम स्केलर का रूल लगाते हैं, अलजेब्रिक सम यूज़ करते हैं, वेक्टर रूल वगैरह यूज नहीं करते हैं। जैसे मास के साथ ट्रीट करते हैं वही काम इसके साथ करते हैं। अगला प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज हमेशा कंजर्व्ड होता है, इसका क्या मीनिंग है, तो इसका मतलब ये है कि दूसरा प्रॉपर्टी है चार्ज इज कंजर्व्ड। इसका मतलब कि आपके पास मान लो 2 बॉडी है, ए और दूसरा बॉडी बी। इसमें अंदर जो चार्ज है, मान लो 5 इलेक्ट्रॉन और 5 प्रोटॉन है, न्यूट्रल है। इसमें मान लो 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन है, न्यूट्रल है। इसकी इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन की जो क्षमता है कम है इससे, मान लो इसका कम है इससे। अब इन दोनों को रब किए तो क्या होगा, कम है इसका ना, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। तो मान लो कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के इसमें चले गए हैं, तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन बचा, तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन बचा, और यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 12। ओके, अब देखिए इसमें 3 इलेक्ट्रॉन 3 प्रोटॉन को ख़त्म कर देगा, 2 प्रोटॉन का इफेक्ट इसमें देखने को मिलेगा। आप ज़रा ध्यान दिए होंगे कि 3 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकला तो इसमें सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन निकला तो 2 प्रोटॉन का चार्ज इसमें आ गया। सिमिलरली यहाँ पे भी 12 इलेक्ट्रॉन है, 10 प्रोटॉन है, तो 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को ख़त्म कर देगा, 2 इलेक्ट्रॉन अकेला बच जाएगा। तो इसमें कितना चार्ज आया, 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन आया तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकला तो 2 प्रोटॉन का चार्ज। ठीक, अब आप जरा देखिए, क्या ये बॉडी पहले न्यूट्रल था, अब इसमें चार्ज आ गया है 2 प्रोटॉन का। 2 प्रोटॉन का जो भी चार्ज होता है, एक प्रोटॉन का कितना होता है 1.6 × 10⁻90, तो 2 का इंटू 2 कर देंगे, 3.2 × 10⁻90। तो जो भी इस फिनोमिना में हुआ, इसमें चार्ज नहीं था पहले, चार्ज आ गया, इसमें भी नहीं था, चार्ज आ गया। पर क्या हमने यहाँ पे चार्ज क्रिएट किया, क्या किया ऐसा कुछ काम, क्या कुछ नया चार्ज यहाँ पे बनाए, क्या कुछ नहीं बना है। चार्ज बस इधर से उधर हो गया है, जो जैसा पहले चार्ज था, नंबर ऑफ चार्ज वही है टोटल। ठीक है, टोटल चार्ज इसमें कितना था
पहले कितना था, 5 इलेक्ट्रॉन 5 प्रोटॉन, 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन। तो टोटल चार्ज इस सिस्टम में इसको सिस्टम मान लिए, तो इसका मतलब ये आइसोलेटेड है, ठीक है। आइसोलेटेड सिस्टम कह दिए तो इसका मतलब कि किसी दूसरे बॉडी का इस पर कोई असर नहीं है, ये अनअफेक्टेड है बाहरी दुनिया से, ठीक। बस यही दो चीज़ है, जो भी ऑब्जर्वेशन होगा मेरा यही दो चीज़ पे होगा। तो पहले कितना इलेक्ट्रॉन था टोटल, 15 इलेक्ट्रॉन है ना, और प्रोटॉन कितने थे, 10 5 15 प्रोटॉन टोटल, ठीक। ये इधर चला गया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 हो गया, और यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 12 हो गए, है ना, 12 हो गया, ठीक। अब गिनिए, अभी भी 15 इलेक्ट्रॉन 15 प्रोटॉन, तो कुछ बड़ा घटा नहीं है, बस इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट हो गया है इसके वजह से। तो इसलिए यहाँ पे कहा जाता है कि चार्ज इज कंजर्व, इट इज़ नादर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। कभी कभी नेचर में चार्ज क्रिएट होते हैं, जैसे यहाँ पे चार्जेस क्रिएट नहीं हुआ, चार्जेस रीडिस्ट्रीब्यूट हो गया, पर कहीं कहीं पे चार्ज क्रिएट होता है, इलेक्ट्रॉन नया बनता है, पर साथ ही साथ एक प्रोटॉन भी बन जाता है। जैसे कि न्यूट्रॉन जब टूटता है, न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, तो जब वो न्यूट्रॉन टूटते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन बनते हैं। तो अब फिर देखो ना, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन बना तो नेट चार्ज तो जीरो ही है ना। तो क्रिएशन से पहले न्यूट्रॉन था, न्यूट्रल चार्ज, कोई चार्ज नहीं है, और न्यूट्रॉन जब टूटा, चार्जेस जब क्रिएट हुए, क्रिएशन के बाद भी चार्ज जीरो ही है ना, टोटल चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, ठीक। तो ये हम कह सकते हैं कि चार्ज इज कंजर्व्ड, चार्ज ना बढ़ता है ना घटता है, इसमें भी जो भी चार्ज हैं टोटल वो कांस्टेंट होते हैं। अब अगली प्रॉपर्टीज है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये क्या कहता है, ये कौन सी प्रॉपर्टीज है, तो ये कहता है कि आपके बॉडी में जो चार्ज है वो क्वांटाइज फॉर्म में होते हैं। क्वांटाइज फॉर्म का मतलब कि एक बॉडी है, इसमें चार्ज है, तो इसमें या तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो सकता है, या तो 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन, या एक प्रोटॉन, या 2 प्रोटॉन 3 प्रोटॉन का चार्ज हो सकता है, ठीक है। सिंपल कहने का मतलब कि इस बॉडी में अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो इतना चार्ज है, या फिर इसका दुगना इतना चार्ज हो सकता है, या फिर इसका 3 गुना चार्ज हो सकता है। 3 एक है इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन, 2 गुना इसके 1.6 के 2 गुना चार्ज हैं तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि इसका हाफ टाइम्स चार्ज हो किसी बॉडी में। कहने का मतलब कि 0.8 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम किसी भी बॉडी में चार्ज कभी भी कोई सिचुएशन में नहीं हो सकता। चार्ज या तो ये होंगे या इसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा। आप देखिए ना, इंटीग्रल मल्टीपल है ना, इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 है ना, इसमें 1 इंटू है, इसमें 2 है, 3 4 टाइम्स 5 टाइम्स हो सकते हैं। इंटीग्रली बढ़ेंगे, फ्रैक्शनली नहीं होगा, है ना। पार्ट्स ऑफ चार्ज नहीं होंगे, चार्ज का कोई छोटा सा हिस्सा नहीं होगा, उसका 1 टाइम 2 टाइम होगा। तो यही होता है क्वांटाइज्ड सिचुएशन। तो चार्जेस आर क्वांटाइज्ड। ये जो है, ये जो हमने लिख रहा है, हम जो यहाँ पे लिख रहे हैं 1 इंटू चार्जेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू 1, चार्जेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू 2, चार्जेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू 3, यही सेम कहानी प्रोटॉन के लिए भी है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं
कि दीज ऑल्स आर क्या, टोटल चार्ज, और ये कभी गुना 1, कभी गुना 2, कभी 3, तो उसको हम एक n बोल देते हैं। n इज क्या, इंटीग्रल्स, है ना, इंटीजर्स, है ना। इंटीग्रल यहाँ पे इंटीजर को बोल रहे हैं हम, ठीक है, कि हमेशा इंटीजर है ना, 1 या 2 या 3 इंटू इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन उसका चार्ज। तो ये जो हम अभी लिखें, तो ये सब के ना लिखने की जगह पे हम ये लिख देंगे, जनरल बात है ये, यही सभी मतलब इस तरीके से 4-5 ऑप्शन एग्जाम्पल करके बताएं आपको, तो ये उसी का शॉर्ट बात है, ठीक है, जनरल बात है कि चार्ज बराबर n इंटू ई, मतलब कि वेयर n इज इंटीग्रल मल्टीपल्स, ठीक है, n इज इंटीग्रल नंबर, ठीक है। तो ये कहने का मतलब कि चार्ज इज क्वांटाइज, या तो 1 टाइम्स होगा, या तो 2 टाइम्स होगा, या तो 3 टाइम्स होगा। और वेयर ई इज नॉट अ इलेक्ट्रॉन, वेयर ई इज चार्जेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना है, बच्चे इसको इलेक्ट्रॉन समझ लेते हैं, चार्जेस ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन। तो ये क्वांटाइजेशन का मतलब होता है। कुछ हम प्रॉपर्टीज़ को समझे, थोड़ा सा और एक्स्ट्रा बात, थोड़ा सा हम जानते हैं, समझते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन का कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक, बहुत ही छोटा चार्ज है। अगर हम पूछें कि एक कूलम बनाने के लिए कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन में तो बहुत छोटा कूलम है, तो एक कूलम बहुत बड़ी बात है, तो कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होंगी, तो ये बात आप कैसे निकालोगे, एक कूलम बराबर कितना इलेक्ट्रॉन। तो ये आप क्या करोगे, ये जो आपको रिलेशन पता है कि एक इलेक्ट्रॉन मतलब इतना चार्ज, तो आपको एक कूलम का चाहिए ना, तो दोनों तरफ इस 1.6 से डिवाइड कर दो, तो क्या होगा, 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 बराबर, यहाँ पे 1 से डिवाइड करेंगे, इतना से डिवाइड करेंगे तो इधर 1 कूलम, ठीक है। और क्योंकि हम यहाँ पे नंबर निकाल रहे हैं तो ये माइनस को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, माइनस ये साइन बताता है कि आपका कौन सा चार्ज है। अगर हम यहाँ 3 कूलम लिख दें तो आपको कैसे पता चला कि इसमें 3 कूलम पॉजिटिव चार्ज की वजह से, नेगेटिव चार्ज की वजह से, किसकी वजह से है, तो माइनस प्लस लिखना पड़ता है, ठीक है। तो माइनस आप जब कुछ वैल्यू वगैरह निकाल रहे हो तो माइनस को आप निगलेक्ट, उसको इग्नोर कर सकते हो। तो 1 कूलम और ये इतना इलेक्ट्रॉन, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 10⁻19 बाई 1.6, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, 5/8 इंटू 10⁻19 बराबर 1 कूलम। 1 कूलम में इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। और देखिए, जनरली जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो बहुत कम चांस मिलता है बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज को पास करने के लिए। नॉर्मली हम लोग बात करेंगे 4 कूलम, 4 इलेक्ट्रॉन लेके चल गए हैं, 5 इलेक्ट्रॉन लेके चले गए हैं, यहाँ से वहाँ चला गया, तो ये जो बॉडी, जब दो बॉडी को रब करते हैं तो उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन पास नहीं होते, बहुत ही छोटा फ्रैक्शन ऑफ टोटल चार्ज प्रेजेंट इन दिस बॉडी ट्रांसफर फ्रॉम हेयर टू हेयर। मान लो 1 करोड़ इसमें नेगेटिव चार्ज हैं, तो उसमें से 10-15 इलेक्ट्रॉन इसमें आते हैं, तो बहुत छोटा अमाउंट ऑफ चार्ज पास होता है, तो इसलिए जो टोटल चार्ज भी होगा बहुत ही छोटा होगा, ठीक है। तो इस वजह से 4-5 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 4-5 इलेक्ट्रॉन में मुझे बार बार 1 इलेक्ट्रॉन का इतना चार्ज, तो 4 इलेक्ट्रॉन का इतना ही कुछ गुना 10⁻⁻19 होगा। तो बार बार ये 10⁻⁻19 ना लिखना पड़े, इसके लिए हम लोग कुछ यूनिट बनाएं, वो है माइक्रो और मिली, ठीक है। मिली को स्मॉल m से लिखते हैं और माइक्रो को म्यू से, ठीक है। जैसे सिंपल आप एग्जांपल बताते हैं कि आपको किलोमीटर
ये सब काम पड़ता है कब, जब आप बड़े बड़े दूरी को यूज़ करते हो। पर जब आप कॉपी किताब की दूरी को देखना चाहते हो, मेज़र करते हो, तो उस समय सेंटीमीटर या और छोटे को मेज़र करते हो तो मिलीमीटर में चले जाते हो। उससे भी छोटा जाएँ तो माइक्रोमीटर में जा सकते हैं। अगर नहीं जाएंगे तो बहुत बड़ा बड़ा 10 टू द पावर लिखना पड़ेगा। तो यही काम, इसलिए ये सब हम लोग माइक्रो कूलम और मिली कूलम यूज़ करते हैं, ताकि इतने बड़े बड़े पावर ऑर्डर से बच जाए। एक माइक्रो कूलम में कितने चार्ज होते हैं? एक माइक्रो कूलम में 10 टू द पावर -6 कूलम होता है। एक मिली कूलम में 10 टू द पावर -3 कूलम होता है।